अब हम लोग देखेंगे 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मान के चलना ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में नहीं बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो मान के चलना 80% जर्नी पीएनसी की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, फिर सिर्फ क्वेश्चंस ही बचते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको कराता चला जाऊंगा और बस आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आराम से निकलता जाएगा, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी सजेशन है इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से देखना और इसके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। एक एक बात मैं जो बोलूंगा आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। जो भी मैं एग्जांपल्स बोलूंगा ना, बहुत सारे एग्जांपल्स में बोलूंगा, वो सभी एग्जांपल्स को आप प्लीज नोट डाउन करते जाना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बोर्ड पे लिख दूं, बट अगर मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूं, मैं काफी स्पीड से बोल रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करना एक एक बात को, क्योंकि मेरी एक एक बात, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को मान के चलना, ठीक है? नहीं तो फिर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, फिर मैं बोलूंगा कि इसमें रिपीटेशन नहीं है, आपको लगेगा अच्छा यहाँ पे तो रिपीटेशन क्यों नहीं है, यहाँ पे तो रिपीटेशन होनी चाहिए, तो आपके मन में कंफ्यूजन चलती रहेंगी। और मैं कुछ चीजों को अपने आप ऑब्वियस मान लूंगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन आपको लगेगा नहीं यहाँ पे तो रिपीटेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो कंफ्यूजन में आप घूमते रहोगे। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे परमुटेशन लगना है, आपको लगेगा नहीं नहीं यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन लगना चाहिए, तो फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो बेटर वे क्या है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ रटें, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ परमुटेशन लगेगी तो आप भी ठीक है चलो मान लिया परमुटेशन लगेगी, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर प्रूफ समझ में आना चाहिए कि परमुटेशन लग रही है तो क्यों लग रही है और कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्यों नहीं लग रही। हर एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, तब मान के चलना क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे गेट में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इतनी वैरायटी है, इतनी ज्यादा, और इतनी वैरायटी आपको कोई भी नहीं करा सकता, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है। तो बेटर वे क्या है, आप मेरी अप्रोच को पकड़ लेना। अगर आप मेरी अप्रोच को पकड़ गए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, नहीं तो फिर वही बात है, फंसे रहोगे। लाइफ टाइम आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएंगी। आपको हमेशा लगता रहेगा कि यहाँ पे रिपीटेशंस हैं या नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड रिपीटेशन है या यहाँ पे अनलिमिटेड रिपीटेशन है, इसी में आप घूमते रह जाओगे, ठीक है? चलो ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं बोलता, मैं सीधा आप कैटेगरीज को स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, पहली कैटेगरी हम लोग देखेंगे, एक हम बनाएंगे परम्यूटेशन की कैटेगरी, ठीक है? परम्यूटेशन। और दूसरी होगी हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है? अच्छा जी, परम्यूटेशन में हम लोग पहले देखेंगे विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, देन लिमिटेड रिपीटेशन एंड देन अनलिमिटेड रिपीटेशन, अनलिमिटेड रिपीटेशन, ठीक है? 3 कैटेगरी हम लोग बना रहे हैं, ओके? तो परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास एनपीआर। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको प्रूफ भी कर चुका हूं फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग वाले वीडियो के अंदर, ठीक है? प्रीवियस वीडियो मैंने वही बनाया, प्लीज वो चेक कर लो, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा था, ठीक है? अच्छा, लिमिटेड रिपीटेशन का फॉर्मूला होता है इसमें परम्यूटेशन में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है? जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो सब मैं आराम से आपको बताऊंगा। अभी फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, फॉर्मूले को मारो गोली। अभी सिर्फ इतनी बात करो, पहली कैटेगरी होगी परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन, दूसरी कैटेगरी होगी परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन। फॉर्मूले को छोड़ दो, अभी सिर्फ इतनी बात करो। तीसरी कैटेगरी है परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। इसके लिए फॉर्मूला जस्ट मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं। हर एक बात को मैं आराम से प्रूव करूंगा प्रॉपरली। इस वीडियो में मेरा एम है आपको सिंपली समझाना कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जांपल में दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला लगना है, बस। बाकी एक एक चीज डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझाऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी तक आप मान के चलो मैंने आपको क्या बताया, अभी सिर्फ मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई हैं। पहली कैटेगरी है परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन, दूसरी कैटेगरी है परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, तीसरी कैटेगरी है परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। 3 कैटेगरी हो चुकी हैं। अब चौथी कैटेगरी आ रही है आपके सामने, कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन। कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, एनसीआर। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रूव करके सिखाया था, ये फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग वाले वीडियो में, ठीक है? उसके बाद कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन। कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन के लिए हमें लगाना होता है भाई जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है? वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इनका क्या यूज है एंड सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। अनलिमिटेड रिपीटेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n-1 प्लस आर सी आर, ठीक है? मत पूछना यहाँ पे r क्या है, n क्या है, सब कुछ सब चीजों को गोली मारो, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए। मैंने अभी तक आपको 6 कैटेगरी बता दी हैं।
पहली कैटेगरी है परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन, देन परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, परम्यूटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। फोर्थ कैटेगरी कॉम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। ठीक है, 6 कैटेगरी हमने देख ली है। अच्छा जी, सेवंथ कैटेगरी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपको पता होगा कि 10 चॉकलेट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स में या 3 चिल्ड्रन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे कितने वेस बनेंगे एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होगी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, ये वही सेट थ्योरी में जो आप पढ़ते हो ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी डॉट डॉट डॉट, ये सब वही चीजें हैं। ठीक है, सेट थ्योरी वाली बातें हैं ये सारी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट कैटेगरी आएगी हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 कैटेगरीज हैं। 6 कैटेगरी यहाँ पे होगी, 7th कैटेगरी आएगी डिस्ट्रीब्यूशन, 8th कैटेगरी आएगी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और 9th कैटेगरी आएगी पिजन होल प्रिंसिपल। ये सब कैटेगरीज मैंने एक साथ दिखाई हैं आपको, क्योंकि इन्हीं में ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा होंगी। क्वेश्चन को सब देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा जी ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है जी ऐसे स्टाइल से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते समझ आना चाहिए, अच्छा जी ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है, ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है एंड सो ऑन। तो मैं कुछ कीवर्ड्स आपको अभी दूंगा, उससे आपको बहुत जल्दी और बहुत आराम से पकड़ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब पहला काम मेरा है इन 6 कैटेगरी को अच्छे से आपको क्लियर करना। इन 6 कैटेगरीज को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं 7, 8, 9 इन कैटेगरीज की भी मैं बात करूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं कीवर्ड्स दूंगा और एक एक करके मैं इन चीजों को अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये 6 कैटेगरीज को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, ये जो हमने 6 कैटेगरी बनाई है, ये टेबल बन गई ना, तो टेबल में हम सबसे पहले तो रो वाइज डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। रो वाइज डिफरेंशिएट मतलब कैसे पहचानेंगे कि परम्यूटेशन आएगा या कॉम्बिनेशन आएगा। तो मैं अभी इन पे ध्यान नहीं लगा रहा हूं, तो मैं इनको अभी रब कर रहा हूं, आराम से इनको बाद में सिखाऊंगा। जब ये 6 कैटेगरी खत्म हो जाएंगे तो फिर मैंने ऑब्वियसली 7, 8, 9 कैटेगरी को ही समझाना है, मैं अभी इनको हटा रहा हूं। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें सबसे पहले ये जो टेबल हमने बनाई है, हमें रो वाइज डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो रो वाइज डिफरेंशिएट करने का मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या वो कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, एक वर्ड में मैं अगर बोलूं, एक वर्ड में, तो मैं ऐसे कहूंगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑर्डर मैटर करता है, तब वो क्वेश्चन होगा जी परम्यूटेशन का। और अगर आपको लगता है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तब वो क्वेश्चन होगा जी कॉम्बिनेशन का। एक वर्ड में आंसर समझ में आया। जब भी आपको लगता है क्वेश्चन को देख के कि ऑर्डर यहां पे मैटर करेगा, वो क्वेश्चन किसका होगा जी, परम्यूटेशन का। और जब आपको लगता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वो क्वेश्चन किसका होगा, कॉम्बिनेशन का। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं कि 10 में से 3 आदमियों को सिलेक्ट करना है और उनको रो में अरेंज करना है, तब ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले कौन खड़ा होगा रो में, दूसरा कौन खड़ा होगा, तीसरा कौन खड़ा होगा, तो वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, परम्यूटेशन का। समझ में आ रहा है। 5 लेटर का वर्ड बनाना है आपको कोई, तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे, 5 चलो बड़ा हो जाएगा, 3 लेटर का वर्ड ABC, CBA, ये अलग अलग वर्ड्स है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, लेटर, वर्ड्स, ये सब कुछ फिर किस में चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट परम्यूटेशन में। ठीक है, और पीपल वाली बात आ जाए, 5 पर्सन सिलेक्ट करने हैं एंड सो ऑन, वो सब बातें किस में चली जाएंगी, कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया। जहां ऑर्डर मैटर कर रहा होगा वो क्या होगी, परम्यूटेशन। जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा वो क्या चीज होगी, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब वही बात है, ये बोलने में तो बहुत आसान है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है, यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी कि कैसे पता करें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए फिर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देता हूं, उन कीवर्ड्स की हेल्प से आप बहुत जल्दी चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब कीवर्ड्स को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं इधर बना लेता हूं कीवर्ड्स, टेबल बना लूंगा एक, जिससे आपको फिर समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परम्यूटेशन के कीवर्ड्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन के कीवर्ड्स लिखूंगा। ओके, तो पहली चीज तो ये समझ लो, जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ अरेंजमेंट की बात आ रही है। ठीक है, जैसे आपको मैं बोल दूं कि अरेंज करो पर्सन्स को इन अ रो, या अरेंज करो नंबर्स, या अरेंज करो, यू कैन से फिशेस इन द पॉन्ड एंड सो ऑन। कुछ भी किसी टाइप की अरेंजमेंट वाली बात जब भी आएगी, वो निशानी होती है परम्यूटेशन की। तो जब भी अरेंजमेंट कीवर्ड आपको नजर आएगा, मैं यहां लिख देता हूं अरेंजमेंट। ठीक है,
व्हेनेवर यू सी द कीवर्ड अरेंजमेंट तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का होगा, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब होगा परम्यूटेशन। और अगर मैं बोलूं कि सिलेक्ट करो 4 पर्सन इन फ्रॉम द 10 पर्सन, 10 पर्सन में से 4 पर्सन सिलेक्ट करो, या कलेक्शन करो किसी भी चीज की, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, तो वो सारे कीवर्ड्स किसके लिए यूज होंगे? कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब भी क्वेश्चन में सिलेक्ट नजर आता है या कलेक्शन नजर आता है तो समझ लेना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो समझ लेना वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं, अब उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 4 पर्सन फ्रॉम 10 पर्सन्स, 4 पर्सन्स फ्रॉम 10 पर्सन्स। तो ये क्वेश्चन किसका बनेगा भाई? देखो वर्ड आ गया ना, कीवर्ड क्या आ गया क्वेश्चन में? सिलेक्ट। तो सिलेक्ट आते ही समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है भाई? कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 4 बॉल्स फ्रॉम 10 बॉल्स, अगेन सिलेक्ट कीवर्ड आ गया, परमुटेशन सॉरी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फिर हम आपको कहें कि हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 4 नंबर्स फ्रॉम 15 नंबर्स, ठीक है। नंबर्स हमारे पास गिवन है, 15 नंबर्स हैं कोई, उसमें से 4 नंबर, आपको कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो वही बात आएगी, क्या वर्ड है भाई? सिलेक्ट। तो ये किसका क्वेश्चन बन जाएगा? कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो इसमें ऑर्डर मैटर क्यों नहीं कर रहा। जैसे 4 बॉल्स अपने सिलेक्ट करनी है 10 बॉल्स में से, तो 4 बॉल्स आप सिलेक्ट करके ऐसे समझ लो आपने बैग के अंदर डाल के बंद कर दी, तो अब बैग के अंदर किस ऑर्डर में पड़ी हैं इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो इसलिए याद रखना यहाँ पे अरेंजमेंट वाली बात कुछ है ही नहीं, हमें बस सिलेक्शन करना है। या आप बोल सकते थे कि कलेक्ट करो 4 नंबर्स फ्रॉम द 15 नंबर्स, तो वही बात है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें किस में चली जाएंगी? कॉम्बिनेशन में चली जाएंगी, ठीक। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूं तो ये सारे के सारे किस में चले गए? कॉम्बिनेशन में। अच्छा जी, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं कि अरेंज 4 पर्सन इन अ रो फ्रॉम 10 पर्सन्स, ठीक है। अब क्या कीवर्ड नजर आया आपको? अरेंज। देखते ही क्या बोल दोगे भाई? ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। या मैं बोलूं अरेंज 3 फ्लैग्स फ्रॉम 10 फ्लैग्स, ठीक है। बस मैंने रो और वो कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपली बोल दिया अरेंज 3 फ्लैग्स फ्रॉम 10 फ्लैग्स। अरेंजमेंट की बात आ गई, बस समझ आना चुपचाप से परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो ये दोनों किस में चले जाएंगे? परम्यूटेशन में, ठीक। ओके अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, एक मेरे मन में बात आ रही है। देखो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट में पूछ सकते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू योर कॉम्बिनेशन इज सेट, ठीक है। सेट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो वर्ड याद रखना, जब भी ऑर्डर मैटर नहीं करता वो सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो सेट वाली बात जब भी आएगी, या यू कैन से मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन इज व्हाट? सेट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर परम्यूटेशन से मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कौन सा रिलेट करेगा? दैट इज सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि मैं कहूंगा ना सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे सीक्वेंस मतलब समझ पा रहे हो, ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर मैटर करता है तो पक्की बात है किसमें चला जाएगा? परम्यूटेशन में, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हो तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। मैथमेटिकल, मैं बोल देता हूं एक बार और, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन इज सेट एंड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू परम्यूटेशन इज सीक्वेंस, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा जी, अब एक बात ये भी देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं और यहीं पे मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, कुछ और क्वेश्चंस में दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये भी सोचो, मैंने अभी आपको बताया ना कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली जब भी सेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ लेना उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा भाई, परम्यूटेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेट या सबसेट वाली बात जब भी आएगी वहां पे क्या लगेगा भाई? कॉम्बिनेशन। और नंबर्स या लेटर्स की बात जब भी आएगी तो वहां पे क्या लगेगा? परम्यूटेशन, क्योंकि नंबर्स या लेटर्स को में ऑर्डर मैटर जरूर करेगा ही करेगा। मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सेट सबसेट के एग्जांपल देखो। जैसे मैं आपको कहूं हाउ मेनी, सिंपल क्वेश्चन में देता हूं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। कितने सबसेट्स बन सकते हैं गिवन सेट के? तो वही बात आएगी, ऑर्डर मैटर यहां नहीं करेगा,
तो ये क्वेश्चन किस में चला जाएगा भाई, कॉम्बिनेशन में। ठीक है, उसके बाद में कह सकता था कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। ठीक है, वही बात है, आप कंस्ट्रेंट्स लगा रहा हूं जबरदस्ती के और कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनेंगे, अगेन वही बात आएगी, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन का ही ये क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं कहूं हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2। ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट सेट के अंदर वो सबसेट्स के अंदर होने ही चाहिए, तो वो भी अगेन वही बात आएगी, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट डज नॉट इंक्लूड 1 and 2, डज नॉट इंक्लूड 1 and 2, मतलब 1 और 2 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, अगेन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। समझ, बस जबरदस्ती मैं मतलब क्वेश्चन को लंबा कर रहा हूं और कुछ नहीं, बेसिक सी बात आपको समझ आ गया, सबसेट्स ऑफ ए सेट, बस सबसेट्स ऑफ ए सेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो किससे रिलेट करेगा भाई, कॉम्बिनेशन से। ठीक, आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, सिंपल सीधा क्वेश्चन, 4 डिजिट नंबर, नंबर वाली बात आ गई ना, नंबर वाली बात मैंने अभी आपको क्या कहा था, परम्यूटेशन। तो ऑब्वियसली आप मुझे ये बताओ ना, 1 2 3 4 और 3 4 2 1 ये अलग अलग नंबर हैं कि नहीं, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तो पक्की बात है किस में जाएगा भाई, परम्यूटेशन में। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको कहूं हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, अगेन वही बात, जबरदस्ती मैं कंस्ट्रेंट से खींच रहा हूं और कुछ नहीं, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर एंड विद 4,6। समझ, मैं रफली लिख रहा हूं, प्लीज आप अपने आप नोट डाउन कर लेना। पहले क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, दूसरा हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर एंड विद 4 and 6, मतलब इवन नंबर्स एंड विद 4 and 6, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर एंड विद 5,7 एंड सो ऑन। समझ रहे हो, नंबर वाले क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे वो समझ लेना परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पे अब मैं क्या कहूंगा कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। रफली लिख रहा हूं मैं, प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, क्या कहा है मैंने, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स है ना, तो उसमें से मैंने क्या कहा है कि 4 लेटर वर्ड्स बताओ कितने बनेंगे, तो अगेन वही बात आएगी, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही बात आएगी, जबरदस्ती मैं खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, 4 लेटर वर्ड्स एंड विद ए या एंड विद जेड। ठीक है, एंड विद ए, ये सिर्फ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ नहीं है। या हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स स्टार्ट विद बी, स्टार्ट विद बी। ठीक है, या फिर हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी एंड सो ऑन। समझ रहे हो, वही बात है, लेटर वाले, नंबर वाले, ये सारे के सारे कहां पे जाएंगे, चुपचाप से समझ जाना, ये सब के सब कहां जाएंगे, परम्यूटेशन में। सेट सबसेट वाले क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में, उसके बाद लेटर नंबर वाले क्वेश्चन परम्यूटेशन में। ठीक है, अच्छा एक सिंपल बात, जैसे ये भी समझो, जैसे मैं कहूं आपको, जैसे एक थोड़ा सा अलग टाइप से मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, समझ तो जाओगे आप, बट स्टिल मेरा मन में आ रहा है तो मैं बोल देता हूं, मेक 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम 10 लेटर्स, फ्रॉम 10 लेटर्स, और मैं सेट दे रहा हूं आपको ए बी सी अप टू जे। ठीक है, ए टू जे 10 लेटर्स हैं, 4 लेटर वर्ड्स आपको बनाने हैं। अब ऑब्वियसली आप समझ आना, वर्ड्स वाली बात आ रही है तो पक्की बात है यहाँ पे परम्यूटेशन ही लगेगा। आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट या वो सब नहीं दिया, बट यहाँ पे नंबर वाली बात, सॉरी वर्ड्स वाली बात तो आ रही है ना, नंबर या वर्ड जब भी आएगा तो वो किस में चला जाएगा भाई, परम्यूटेशन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली अरेंज वर्ड नहीं गिवन, तो जरूरी नहीं कि अरेंजमेंट वर्ड हमेशा गिवन ही हो, मैंने कीवर्ड आपको नंबर वाली बात भी बोली है, नंबर या लेटर, तो सब के सब कहां चले जाएंगे, परम्यूटेशन में। ठीक, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे अब हम लोग आते हैं, यू कैन से नेक्स्ट कीवर्ड पे हम लोग अब आते हैं, बॉक्सेस। ठीक है, जब भी बॉक्सेस की बात आएगी ना, वो हमेशा जाएगा परम्यूटेशन में। और जब भी मैं कहूंगा कि मेरे को कोई टीम बनानी है या कमेटी बनानी है, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि
मुझे टीम बनानी है या कमेटी बनानी है या यू कैन से इंटरव्यू में सिलेक्शन करवाना है, ठीक है, कुछ भी इस टाइप से कुछ भी अगर मैं कहूं तो ये सब चीजें किस में चली जाएंगी, कॉम्बिनेशन में चली जाएंगी। एग्जांपल जैसे ये देखो, मैं आपको कहूं कि पुट बॉल्स इन बॉक्स, ठीक है, कुछ बॉल्स होंगी, कुछ बॉक्सेस होंगे, हमें उनमें डालना है कुछ, पुट बॉल्स इन द बॉक्सेस, तो वेल नोन प्रॉब्लम है ये बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, तो ये किस में चली जाएगी भाई, परम्यूटेशन में चली जाएगी, ठीक है। और या फिर हम कहेंगे कि पुट पर्सन्स ऑन चेयर, ठीक है, आदमियों को चेयर पे बिठाना है, तो अगेन वही बात आएगी परम्यूटेशन से, समझ रहे हो ना, बॉक्सेस या चेयर एक ही बात है। या पुट फिशेस इन पॉन्ड, तो ये भी अगेन परम्यूटेशन में जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे, जैसे मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं तो बाय डिफॉल्ट आप बोलेंगे ना बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, ये इम्प्लिसिट बात है, बॉक्सेस को नंबर हम आराम से दे के चलते हैं, तो इसलिए याद रखना बॉक्सेस वाली जब भी बात आएगी, बॉक्सेस, चेयर, पॉन्ड एंड सो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में घुसाने की बात आएगी, वो सब चीजें किस में जाएंगी भाई, परम्यूटेशन में जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास 20 प्लेयर्स हैं, 20 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर की टीम बनानी है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है, हाँ जी, तो वर्ड क्या आ गया भाई, टीम, तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा प्लेयर आपने पहले चुना, कौन सा प्लेयर बाद में चुना, इट हार्डली मैटर्स, मेरे को टीम चाहिए थी 11 लोगों की, मैंने बना ली, मतलब क्रिकेट की हम लोग टीम बना रहे थे, तो बस सीधी सी बात है, कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात कहां जाएगा, ये कॉम्बिनेशन में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल देता कि 20 प्लेयर्स हैं या यू कैन से 20 पर्सन्स हैं हमारे पास, 20 पर्सन्स हैं और 11 पर्सन्स की आपको कमेटी बनानी है, तो अगर आपको कमेटी बनानी है तो अगेन कॉम्बिनेशन में जाएगा, ठीक है। और फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, या चलो ज्यादा ले लो 50, बार बार 20 नहीं लेते, 50 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 50 कैंडिडेट्स हैं और 10 कैंडिडेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट्स सिलेक्ट इंटरव्यू, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, बस ज्यादा नहीं खींच रहा मैं इसको, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो अगेन वही बात आएगी, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा, कौन पहले हुआ कौन बाद में, हार्डली मैटर्स, आपको बस वही बात है, जॉब लगनी चाहिए बंदे की, तो जॉब तो लग रही है ना, तो वही बात है, इंटरव्यू में हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में, हार्डली मैटर्स टू मी, तो पक्की बात है ये किस में जाएगा भाई, कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो कीवर्ड्स याद रखना बस, इंटरव्यू, कमेटी, टीम, ये सब चीजें किस में चली जाती हैं भाई, कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, काफी सारे मैंने कीवर्ड्स बता दिए हैं, कुछ कुछ जो रह गए होंगे वो क्वेश्चंस में आपको अपने आप से कराऊंगा, तो वहां पे सब आ जाएगा, ठीक है, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, इस बात को याद रखना, छोड़ना तो मैंने एक वर्ड भी नहीं है, छोड़ना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, स्किप मैं कुछ नहीं करता, मैं एक एक बात एक एक चीज आपको डिटेल में बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, तो दैट्स इट, तो यहाँ पे हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कीवर्ड्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अच्छा जी, अब एक बात ये सोचो, हमने रो वाइज तो दिखा दिया, अब बात आएगी कॉलम वाइज, ठीक है, तो हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि विदाउट रिपीटेशन चल रहा है या लिमिटेड रिपीटेशन है या अनलिमिटेड रिपीटेशन है, तो अगेन यहाँ पे मैं फिर वो ये बात है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको अपने आप से चीजें पकड़ में आने लग जाएंगी, ठीक है। आप जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि 3 पर्सन्स आउट ऑफ 10 पर्सन्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो समझ रहे ना अब मैं कहां आ गया हूं, देखो रो वाली बात में क्लियर कर चुका हूं कि परम्यूटेशन लगना है या कॉम्बिनेशन लगना है, अब मैं आ रहा हूं कॉलम में, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम वाइज काम करना, ठीक है, ओके, मैं प्रॉपर पहले लिख देता हूं, हाँ जी, तो कॉलम वाइज कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब विदाउट रिपीटेशन है या लिमिटेड रिपीटेशन है या अनलिमिटेड रिपीटेशन है, तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया 3 पर्सन्स सिलेक्ट फ्रॉम 10 पर्सन्स, तो एक बात मुझे अब आप कॉमन सेंस से बताओ, यहां पे पहली बात तो देख लो भाई, सिलेक्ट वाली बात है तो कॉम्बिनेशन लगेगा, अब कॉलम वाइज बताओ ना, विदाउट रिपीटेशन, लिमिटेड या अनलिमिटेड रिपीटेशन, कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा, ये जाएगा जी विदाउट रिपीटेशन वाले फॉर्मूले में। विदाउट रिपीटेशन क्यों, क्योंकि 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं 10 में से, तो एक पर्सन को आप ऑब्वियसली 2 बार थोड़ी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमन सेंस की बात है ना, तो विदाउट रिपीटेशन में जाएगा, तो इसका फॉर्मूला सीधा देखो, यहां से मैं लिख के दे सकता था, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था ना, तो 10C3, दिस इज माय आंसर, ठीक है, डायरेक्टली मैं बोल सकता था, 10 में से 3 लोगों को मैंने चूज कर लिया। अच्छा जी, अब अगर मैं यही ये बोल देता कि अरेंज 3 पर्सन इन अ रो फ्रॉम 10 पर्सन्स,
तो वही बात है, अरेंज कीवर्ड आ गया तो पक्की बात है परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, पर्सन की सिलेक्शन कर रहे हैं ना 10 पर्सन में से, तो ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन ही चलेगा। तो विदाउट रिपीटेशन चलेगा तो मैं सीधा आंसर कह सकता था 10p3। समझ गए? ये देखो, यही वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन। पहले मैंने क्या दिखाया, परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन दैट इज एनसीआर, ये हमने देख लिया था 10c3। और फिर परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन का मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, दैट इज एनपीआर, दैट इज 10p3। अच्छा जी, एक तरीका तो है इस टाइप के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को करने का कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे 10p3। मैंने इसको एक्सपैंड करने का तरीका सारा अच्छे से आपको समझाया था पुराने वीडियो में, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग वाला वीडियो था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं आप इसमें ज्यादा खींचूंगा नहीं तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। अच्छा जी, एक तरीका तो समझ में आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैंने क्या कहा कि अरेंज 3 पर्सन इन ए रो फ्रॉम 10 पर्सन। तो अगर आपको 3 पर्सन को रो में अरेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप 3 पर्सन को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उनको अरेंज करोगे, है ना। तो सिलेक्ट करना मतलब चूज करना, दैट मींस 10c3। तो आपने पहले उनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब आप उनको अरेंज करोगे। 3 पर्सन आपने पकड़ लिए हैं और तीनों को रो में अरेंज करना है, तो पक्की बात है कितने वेज होंगे भाई, 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। समझ रहे हो ना, ये देखो 3, पहले पे 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस, फिर 1 चॉइस, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सब कुछ मैंने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले वीडियो में समझा रखा है, प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो, मैं यहाँ ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। हाँ जी, तो 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये तो एक ही स्टेप में आंसर निकाल के दे देगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपने 2 स्टेप लगाए हैं। पहला स्टेप क्या किया आपने, पहले 3 आदमियों को चूज करा और उसके बाद फिर आपने उनको अरेंज किया। आपको लगेगा बेटर ये है, ये तो एक ही स्टेप में आंसर दे रहा है, बट मेरी सजेशन है कि फॉर्मूलेस को याद करके पेपर में बिल्कुल मत जाना। पक्की बात है 100% क्या 110% आप पेपर में फंस जाओगे। तो फंसने का नहीं, फंसना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि गेट में डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, हमेशा ट्विस्ट होके आते हैं, है ना। तो बेटर वे क्या है, आपको हर एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पुराने वीडियो में सब कुछ डिराइव करा के दिखाया था, 10p3 10c3 इनका मीनिंग क्या होता है एंड सो ऑन, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। नहीं देखा तो प्लीज वो पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात है आपके दिमाग में टेंशन आ सकती है। हाँ जी, तो फिलहाल मैं क्या कह रहा था, ये 1 स्टेप वाला आपको बेटर लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर नहीं है लगाना, ये वे ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं। जैसे मैं कह सकता था कि 10 बंदे हैं ना, तो 10 में से एक आदमी तो आपको सिलेक्ट करना ही नहीं, मेरे को उससे दुश्मनी है, मैं कहता हूं कि उस आदमी को सिलेक्ट नहीं करना। अब बताओ वेज कितने बनेंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि 10c3 था ना, तो अब मैं क्या कहूंगा, बचे 9 बंदे, तो मैं क्या कहूंगा 9 में से 3 बंदे सिलेक्ट करो और उसके बाद उनको अरेंज करो। देख रहे हो, एक झटके में आंसर आया। अब इस फॉर्मूले में आप फंस जाते भाई, आप यहाँ पे ऐसे ये नहीं बोल सकते थे 9p3, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ रहे हो, इस हिसाब से नहीं चलना था हमें, ठीक है। तो वही बात है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बेटर वे क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप चले। तो 2 स्टेप वाला प्रॉब्लम ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे आप इस तरह से चल सकते थे, बट किसी किसी क्वेश्चन में आप फंस भी सकते थे, यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग चला सकते थे, बट वही बात है कि किसी किसी जगह पे आप लोग फंस भी जाएंगे। तो बेटर वे क्या है, आप इस वे से चले, मतलब 9c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आएगा, मतलब इससे ज्यादा अच्छे आंसर्स आएंगे। और 9p3 से आ तो जाएगा आंसर, तो ऑब्वियसली सेम आएगा, बट मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हैं। वही बात है, मैं ज्यादा अभी एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल अभी नहीं करा रहा, जब मेन क्वेश्चंस पे जंप करूंगा ना, वहां आपको एग्जांपल कराऊंगा, खूब सारे एग्जांपल कराऊंगा, तो वहां पे टेंशन लेने की आपको बात नहीं है कि मैं अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, दे सकता हूं, बट वही बात है आप कंफ्यूज जाएंगे। तो बस इतनी बात याद रखना कि इस टाइप के, मतलब जब भी आपको चॉइस बनेगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो बेटर वे है कि ज्यादा स्टेप वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हर एक ज्यादा स्टेप वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हर एक स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आप ज्यादा स्टेप वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। और जहां पे भी कोई भी कंस्टेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसी स्टेप पे वहीं पे सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। जैसे 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल था, तो यहीं पे आप सीधा बोल दोगे कि 9c3 कर लो इंटू 3 फैक्टोरियल कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता, बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वहां ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेन चीज क्या है कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को करने के ना बेटर वे क्या होता है कि पहले आप चूज कर लो और उसके बाद उसको अरेंज कर लो, ना कि सीधा ही आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, दैट्स इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होगी हमारी विदाउट रिपीटेशन वाली बात क्लियर। अच्छा जी, अब हम आते हैं लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात पे। तो मैं इसको रब करता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं कि विदाउट रिपीटेशन हमें कैसे चलना है, ठीक है। अच्छा जी, विदाउट रिपीटेशन देखो कैसे चलाएंगे हम लोग, सॉरी लिमिटेड रिपीटेशन, हाँ लिमिटेड रिपीटेशन में हम देखते हैं। देखो
जैसे सपोज करो मैं आपको कहूं कि मेरे पास 4 A's हैं, 5 B's हैं, कम लो, 3 B's ले लो और 2 C's ले लो, ठीक है। 4 A हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं, 4 A हैं, 3 B हैं और 2 C हैं। मेरे को 5 कैरेक्टर चूज करने हैं। 5 कैरेक्टर यू वांट टू चूज। वर्ड याद रखना, चूज बोलो, सिलेक्ट बोलो, कलेक्ट बोलो, ये सारी चीजें किस में जाती हैं भाई? ये सारी की सारी जाती हैं कॉम्बिनेशन में। अच्छा जी, तो अब आपको कॉमन सेंस से समझ में आएगा, यहाँ पे लिमिटेड रिपीटेशन है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि एज रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन 4 ही बार रिपीट हुए हैं। बीज रिपीट हो तो रहे हैं लेकिन 3 बार ही हो रहे हैं। अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। 2 सी रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन 2 बार ही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, जो मैंने आपको सेट दे दिया ना, एक्चुअली ये सेट नहीं है, इसको हमें मल्टी सेट बोलना चाहिए। सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स सारे यूनिक होते हैं, लेकिन ये एक मल्टी सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स यूनिक नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ये जो मल्टी सेट है इसके अंदर 4 ए हैं, 3 बी हैं और 2 सी हैं। ऐसे मैं बनाऊंगा इस सेट को, देखो ए बी 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 सी सी, ठीक है। इस स्टाइल से मेरे को एक सेट गिवन है, दैट इज दिस इज अ मल्टी सेट। सेट नहीं बोलना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको मल्टी सेट बोलना चाहिए क्योंकि रिपीटेशन है, सेट में कभी रिपीटेशन नहीं होती। अच्छा जी, इस मल्टी सेट में से अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को 5 कैरेक्टर चूज करके दो, तो कैसे चूज करोगे भाई? इसके लिए फिर वही बात है, ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं बोलूंगा नहीं, बस आपको कैटेगरी समझा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लगाने नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ कैटेगरी सिखा रहा हूं। हाँ जी, तो ये किस में जाएगा भाई? कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करना भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करवाएंगे आपको जनरेटिंग फंक्शन से, ठीक है। ये जाएगा जनरेटिंग फंक्शन में। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहता यहां पे इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता कि 5 कैरेक्टर वर्ड बना के दिखाओ, तो आप क्या करते? वर्ड मतलब समझ रहे हो, देखो मैंने बोला था वर्ड या नंबर, ये सारी चीजें किस में जाती हैं जी? परम्यूटेशन में जाती हैं। और साथ साथ आपको देखते नजर आ रहा है भाई, इसमें लिमिटेड रिपीटेशन वाली बात है, तो पक्की बात है ये परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन में जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब ये मत पूछना एन क्या है, N1 N2 N3 ये सब क्या है, मारो गोली, बाद में दिखाएंगे जब हम क्वेश्चंस को करा रहे होंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको कैटेगरी पहचान करवा रहा हूं। तो ये 4A 3B 2C, इसमें चूज करने वाली बात आएगी तो जनरेटिंग फंक्शन से होगा क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिपीटेशन है। और अगर आपको वर्ड्स बनाने की बात आएगी तो ये परमुटेशन में जाएगा, परमुटेशन लिमिटेड रिपीटेशन, और ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम दिखाते हैं आपको अनलिमिटेड रिपीटेशन का क्वेश्चन। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ जी, तो अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात क्या आएगी, मैं आपको बस ऐसे दे देता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव कैरेक्टर्स फ्रॉम ए बी सी अप टू जे, टोटल हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं, और मैं आपको कहता हूं 5 कैरेक्टर चूज करके दिखाओ, 5 कैरेक्टर चूज करो। अब क्योंकि कैरेक्टर का क्वेश्चन है तो आप सोच सकते हैं कि ए को मैं जितनी मर्जी बार रिपीट कर दूं, तो हम पांचों के पांचों ए भी चूज कर सकते थे या पांचों के पांचों बी भी चूज कर सकते थे। तो एक किस्म से समझ पा रहे हो, ये अनलिमिटेड रिपीटेशन है, लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि 4 ही ए ले सकते हो या 3 ही ए ले सकते हो, जितने मर्जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चला जाएगा जी अनलिमिटेड रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में। तो अनलिमिटेड रिपीटेशन वाले क्वेश्चन में जाएगा, और आपने चूज करने वाली बात है मतलब कॉम्बिनेशन, तो इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। n-1 प्लस आर स्क्वायर क्या है, n क्या है, r मारो गोली, बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको पहचान करवा रहा हूँ। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि मैंने यहाँ तो दिया नहीं रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, जैसे पर्सन वाला क्वेश्चन था, वहां पे मैंने कुछ नहीं बोला था, आपको कॉमन सेंस समझ में आया था कि पर्सन है तो रिपीट नहीं हो सकते, बट यहाँ पे कैरेक्टर है तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट वही बात है, गेट में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन कोई आने नहीं देते वो लोग, तो प्रॉपरली बोल देंगे विदाउट रिपीटेशन या बोल देंगे विद रिपीटेशन, बस ऐसे बोलेंगे विद रिपीटेशन, तो समझ आना कि अनलिमिटेड रिपीटेशन ही वो कह रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया ना विद रिपीटेशन, तो विद रिपीटेशन का मतलब अनलिमिटेड रिपीटेशन ही है। या फिर वो बोलते हैं कि मैक्सिमम 4 बार रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार रिपीट हो सकता है बी, तो वो बात आ जाएगी लिमिटेड रिपीटेशन की, और वो फिर जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व होता। कोई इतना आसान नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो वैसे प्रॉपरली कई बार दे देते हैं विदाउट रिपीटेशन या विद रिपीटेशन, बट अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को मान के चलना अनलिमिटेड रिपीटेशन का ये होता है, मतलब रिपीटेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया चूज वाली बात। अगर मैं आपको कहता है कि 5 कैरेक्टर वर्ड बना के दिखाओ, 5 कैरेक्टर वर्ड बना के दिखाओ, तो वही बात आएगी ना, वर्ड वाली बात से अब समझ जाना
ये परमुटेशन का क्वेश्चन है विद अनलिमिटेड रिपीटेशन, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई, n पावर r। n क्या है, r क्या है, मारो गोली, बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो 5 कैरेक्टर वर्ड वाली बात भी आपको समझ में आ गई है, तो अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात भी हमने देख ली। तो फाइनली हमें कॉलम पहचानने भी आ गए हैं और रोज पहचानने भी आ गई हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि 6 कैटेगरी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक दो बात और है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखो, परम्यूटेशन में ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स आते हैं, ठीक है। मैसेज को हटाता हूं। कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं उनको लिस्ट डाउन तो मैं आपको आराम से बाद में कराऊंगा, बट अभी के लिए आपको क्या पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन में, सॉरी परम्यूटेशन में 3 फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए हैं, है ना। बट एक्चुअली काफी ज्यादा फॉर्मूलेस बन जाते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन में कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं। परम्यूटेशन में कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो मैं प्रॉपर एकदम वेल फॉर्म्ड वे में आपको पढ़ाऊंगा। मैं ए टू जेड एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, कैसे कैसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड पूरी कैटेगरीज बना दूंगा और कैटेगरी के हिसाब से फॉर्मुलेस भी डिराइव करवा दूंगा। अभी रफली मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। देखो, जैसे मैं बोल सकता था वर्ड्स आप बना रहे हो तो स्टार्टिंग विद ए, ठीक है, या एंडिंग विद ए, या नॉट स्टार्टिंग विद ए, या नॉट एंडिंग विद ए, या बी, जो मर्जी बोलो। दोनों मिक्स भी कर सकते थे, स्टार्टिंग ए से हो एंडिंग बी से हो, मतलब एंड एंडिंग विद बी, या स्टार्टिंग विद ए एंड नॉट एंडिंग विद बी, समझ रहे हो। मतलब कैटेगरीज बन जाएंगी ना, स्टार्टिंग विद समथिंग, नॉट स्टार्टिंग विद समथिंग, एंडिंग विद समथिंग, नॉट एंडिंग विद समथिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, समझ रहे। बहुत सारे तरीके के कंस्ट्रेंट्स बनते हैं। या हम बोल सकते थे कि टुगेदर वाली बात आ जाएगी, जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, जैसे मिसिसिपी वर्ड लिखा, तो उसकी स्पेलिंग भी बहुत डिफिकल्ट है, एम मिसिसिपी, जो भी स्पेलिंग होगी इसको देख लेना, उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स रिपीट होंगे। तो मैं यहाँ पे कह सकता था कि ऑल वोवल्स टुगेदर, ठीक है, ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर, ऑल कंसोनेंट्स टुगेदर, ऑल कंसोनेंट्स नॉट टुगेदर। तो वही कंसेप्ट बन जाएंगे, टुगेदर विद, नॉट टुगेदर विद, समझ रहे हो। जैसे ए रिपीट हुआ है तो दोनों ए इकट्ठे आए या दोनों ए सेपरेटेड आए, ठीक है। ऐसे बॉय गर्ल वाले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि 4 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हम इनको कहेंगे कि कोई 2 बॉय सेम साथ साथ ना बैठे, कोई 2 गर्ल्स साथ साथ ना बैठे। या फिर सर्कुलर वाली बात आएगी, 4 बॉय 5 गर्ल्स हैं, हम इनको सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं कि 2 बॉयज इकट्ठे ना हो या 2 गर्ल्स इकट्ठी ना हो। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, दुनिया भर के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो सारे कंस्ट्रेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। बट आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं जितने भी कंस्ट्रेंट्स कराऊंगा ना, मैं आपको इनकी 6 कैटेगरी बनवा दूंगा, ठीक है। मैं इस चीज को हटा रहा हूं, मैंने बहुत रफली लिखा था तो इसलिए प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। सॉरी फॉर दैट अगर मैंने इसको रब कर दिया है, तो आप जो मैंने अभी बताया था आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, तो अभी भी आप ऐसे थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत रफली लिखा है तो आपको इतना समझ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मैंने बोला था आप प्लीज उसको लिखने की कोशिश कर लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बहुत सारे तरीके के कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, बट आपको घबराने की बात नहीं है। मैं मोटा मोटा आपको 6 कैटेगरी बनवा दूंगा कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। 6 कैटेगरीज बताऊंगा कंस्ट्रेंट्स की, और ये 3 फॉर्मुलेज हैं हर एक, तो हम बता देंगे कि किस कैटेगरी में क्या कंस्ट्रेंट है, तो उसके हिसाब से 6 × 3 टोटल 18 फॉर्मुलेज बन जाएंगे हमारे पास परमुटेशन के लिए, समझ गए। क्योंकि मैंने बोला ना परमुटेशन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, काफी सारे कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करी है। तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं मैं उनको 6 कैटेगरी में बांट दूंगा और उनके फॉर्मुलेज आपको बता दूंगा। 3 फॉर्मुलेज मैंने अभी आपको परमुटेशन में कैटेगरीज वाइज समझाई है, तो फिर उनको फिर हम क्या कहेंगे, 6 × 3 टोटल 18 फॉर्मुलेज बन जाएंगे। वो 18 फॉर्मुलेज आपको समझ में आ गए। डेरिवेशन अच्छे से कराऊंगा, रटना कुछ नहीं है, प्लीज रट के मत चले जाना। डेरिवेशन हर एक चीज की करा दूंगा, उनको कर लेना, आपके सारे परमुटेशन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब बात आती है कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस में भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं बनते हैं, बट स्टिल जैसे ये जैसे अनलिमिटेड रिपीटेशन वाली बात है ना, ये n-1 + RCR, मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, और पांचों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अलग अलग लगेंगे, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप इसको कैसे भी समझें, ये सभी के सभी फंडामेंटली सेम होंगे, सभी के सभी फंडामेंटली एक जैसे होंगे, और सभी में यही फॉर्मूला उठा के लग जाएगा।
लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो बिल्कुल भी आप दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली वो फंडामेंटली सेम है सारे के सारे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, वहीं से आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर और जैसे कॉम्बिनेशंस में और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे लिमिटेड रिपीटेशन की बात आती है। ठीक है, लिमिटेड रिपीटेशन में ना हम लोग ग्रुप्स बना के काम कर सकते थे। ठीक है, जैसे मैं कह सकता था, या विदाउट रिपीटेशन बोलो। ठीक है, लिमिटेड तो हम नहीं कहते, विदाउट रिपीटेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन में भी हम लोग कुछ कैटेगरीज बना सकते थे, ग्रुप्स बना सकते थे। जैसे 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर मैं ऐसे बोल सकता था कि 5 बॉय हैं 4 गर्ल हैं और आपको सिलेक्ट करने हैं 3 बॉय और 2 गर्ल। या आप कह सकते थे कि ऑड बॉय सिलेक्ट होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ बॉयज होने चाहिए। या फिर आप बोल सकते थे कि मेजोरिटी ऑफ बॉयज होने चाहिए, या आप बोल सकते थे मेजोरिटी गर्ल्स होनी चाहिए, एंड सो ऑन। देख रहे हो कंस्ट्रेंट्स बन रहे हैं ना कुछ कुछ, वो सारे कंस्ट्रेंट्स मैं आपको धीरे धीरे दिखाता रहूंगा। कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, 1% की भी दिक्कत नहीं है। मैं इस वीडियो में बस आपको दिखा रहा हूं कि कितना वास्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पुट हो सकते हैं। बस मेरा और कोई खास एम नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इतने अच्छे से मैं आपको वेल फॉर्म्ड वे में पढ़ाऊंगा कि आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ऐसे कुछ कुछ बोलता चला जा रहा हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं सब बोलता जा रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ मेरे माइंड में है। अभी फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके जो चीज मेरे को थोड़ी सिंपल लग रही है मैं वो सब बोलता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें। और जैसे लिमिटेड रिपीटेशन में भी मैं बोल सकता था। ठीक है, लिमिटेड रिपीटेशन में कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, बट वही बात है, वो जेनेटिक फंक्शन से रिलेटेड है, नहीं बोलता मैं अभी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ो उसको। ठीक है, वो सब बातें आराम से जेनेटिक फंक्शन वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इसको रब कर लेता हूँ अच्छे से सारा। और उसके बाद फिर जो हमारी 7, 8 और 9 जो 3 कैटेगरीज बच रही हैं, वो कैटेगरीज को मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली कैटेगरी है, और ये प्रिंसिपल इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन और पिजन होल प्रिंसिपल, ये 3 टाइप के क्वेश्चन अभी और बचते हैं, तो वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। मैं पहले सबको रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। 6 कैटेगरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 7th कैटेगरी देखेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ये हमारी 7th कैटेगरी है। उसके बाद 8th कैटेगरी होगी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, और लास्ट 9th कैटेगरी होगी पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की पहचान क्या है, मतलब कीवर्ड्स क्या है, ये हमें फटाफट से पता होने चाहिए। कीवर्ड्स इसके लिए सिर्फ एक होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यूज हो सकता है या पार्टीशन भी यूज हो सकता है। पार्टीशन बोलो या डिस्ट्रीब्यूट बोलो, दोनों में से कोई भी कीवर्ड अगर आपको नजर आता है किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, हाउ मेनी वेज, मैं प्रॉपर यहां से लिखता हूं, हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 किड्स। ठीक है, 3 किड्स में 10 टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने वेज हैं, आप समझ जाना ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या आ रखा है, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूट आ रखा है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे हम ऐसे भी कह सकते थे, हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 जॉब्स बिटवीन 4 एम्प्लॉयज। ठीक है, और साथ साथ फिर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी डाल सकते थे कि 10 जॉब्स बिटवीन 4 एम्प्लॉयज सच दैट नो एम्प्लॉय इज आइडल। नो एम्प्लॉय इज आइडल, ये जबरदस्ती मैंने खींच दिया और कुछ नहीं, मतलब मेन चीज वही है, डिस्ट्रीब्यूट आ गया ना, तो एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे उसको मारो गोली, वो हम आराम से बाद में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको पहचान करा रहा हूं कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को पहचानेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जैसे हम ये भी कह सकते थे, हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 शर्ट्स बिटवीन से 5 यू कैन से 5 पर्सन्स। ठीक है, 5 पर्सन्स में 5 शर्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 13 कार्ड्स बिटवीन 4 पर्सन्स। ठीक है, 4 पर्सन्स में 13 कार्ड्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एंड सो ऑन। मतलब मेन चीज क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आना चाहिए, हम वैसे समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉब्लम है। गेट में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, आपने देखा होगा, जैसे 2 गर्ल्स हैं, उनको 10 लिलीज
5 डैफोडिल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने वे से कर सकते हैं एंड सो ऑन। वो सब चीजें मैं आपको आराम से दिखाऊंगा, गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, बट बेसिक आइडिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आपको नजर आना चाहिए। अच्छा, अब पार्टीशन वाली बात भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सेट हैज 10 एलिमेंट्स, सेट हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी वेज टू मेक 3 पार्टीशंस, हाउ मेनी वेज टू मेक 3 पार्टीशंस। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते थे कि हाउ मेनी वेज टू मेक 3 पार्टीशंस ऑफ ए सेट हैविंग 10 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो वर्ड पार्टीशन नजर आ गया ना, तो बस समझ आना कि ये एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एक्चुअली 2 टाइप की होती है, एक होता है अनऑर्डर्ड पार्टीशन और एक होता है ऑर्डर्ड पार्टीशन। पार्टीशन से ही निकला ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला है ना, कीवर्ड पार्टीशन भी होता है। पार्टीशन करने के किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया, जैसे सेट है उसके हमने 3 पार्टीशन करे तो किस्म से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एलिमेंट्स को 3 टुकड़ों में या 3 सबसेट्स में, है ना। तो पार्टीशन वर्ड एक किस्म से वही डिनोट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम 2 टाइप की हो जाती है, एक होती है अनऑर्डर्ड पार्टीशन और एक होती है ऑर्डर्ड पार्टीशन। डिटेल तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में सिखाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। अनऑर्डर्ड पार्टीशन मतलब जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ऑर्डर्ड पार्टीशन मतलब जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहीं पे आपको कहता हूं 10 एलिमेंट्स का सेट है और हमें 3 पार्टीशंस बनाने हैं। सेट वाली बात आ रही तो समझ जाना, सेट अनऑर्डर्ड होता है तो ये अनऑर्डर्ड पार्टीशन में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 टॉयज बिटवीन 3 किड्स। अब अगर आपने कोई टॉय किसी किड को दिया, दूसरा टॉय किसी और किड को दिया, तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा होगा ना आपस में किड्स में कि मेरे को ये टॉय चाहिए, मेरे को ये टॉय चाहिए, तो काफी सारे वेज बनेंगे। तो एक किस्म से हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पार्टीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा, कौन सा टॉय किस किड के पास गया ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इसका मतलब ये किस में जाएगा भाई, ऑर्डर्ड पार्टीशन। ठीक है, तो किड्स प्रॉब्लम किस में जाएगी भाई, ऑर्डर्ड पार्टीशन में। सेट वाली बातें कहां चली जाएंगी, अनऑर्डर्ड पार्टीशन में। बस दैट्स इट, और ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। बाकी चीजें जब मैं इस प्रॉब्लम में जाऊंगा डिटेल में, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, वहां पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, वहां पे सब देखेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। हटा रहा हूं मैं इसको, प्लीज नोट डाउन कर लेना पॉज करके। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। देखो जब भी और वाली बातें आएंगी ना, और है ना, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन में देता हूं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 1000। और वाली बात आ रही है ना, तो समझ जाना प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा। तो ये कीवर्ड आप समझ लेना, और। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, दिस और दैट, ये या ये। ठीक है, दिस और दैट वाली बात जब भी आएगी तो ये सीधी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में जाएगी। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता था कि 4 लेटर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए और बी। समझ रहे हो ना, तो ये सारी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में जाएंगी। तो ये फॉर्मूला तो आई थिंक आपको पता होगा, एन ए यूनियन बी क्या होता है भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आई थिंक सबको पता ही होगा। सेट थ्योरी में मैं आपको ड्राइव भी कराऊंगा, बाकी तो बिल्कुल बकवास बात है, तो सबको पता होगा, है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता, तो इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन बात क्या होती है कि जैसे मैं कहूंगा ना डिविजिबल बाय 2 और 5, तो आपके मन में अभी तो नहीं, कल को कंफ्यूजन आएगी कि a प्लस बी कर दो, मतलब डिविजिबल बाय 2 ऐड कर दो, डिविजिबल बाय 5 ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बट ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि जब डिविजिबल बाय 2 होगा तो कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो डिविजिबल बाय 5 साथ साथ निकलेंगे। मतलब जो डिविजिबल बाय 10 होंगे वो डिविजिबिलिटी बाय 2 में भी आ गए और डिविजिबिलिटी बाय 5 में भी आ गए, तो वो बार बार डबल टाइम वो ऐड हो गए हैं, तो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग माइनस ए इंटरसेक्शन भी जरूर करते हैं। डिटेल अब मैं बाद में बताऊंगा, बाकी वैसे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको बेसिक बात पता भी होगी। तो बहुत बेसिक सी बात है भाई, हम माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी क्यों करते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया जो हम यूज करेंगे। अच्छा जी, और क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे कहता कि डिविजिबल बाय एग्जैक्टली, या चलो ऐसे बोलता हूँ, डिविजिबल बाय, अगर मैं आपको बोलता डिविजिबल बाय 2 और 5 बट नॉट बोथ, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो बट नॉट बोथ, तो समझ आना एक्स और वाली बात है ना। तो एन ए एक्स और बी आप चाहते हैं, एक्सक्लूसिव और, मतलब ए या बी बट नॉट बोथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन ए प्लस एन बी
माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपने पूरा ए ले लिया, फिर पूरा बी ले लिया। अब जब ए लिया और बी लिया तो आपने ये ए इंटरसेक्शन बी दो बार कैलकुलेट किया है, तो एक बारी आपने घटा दिया था तो पूरा ए यूनियन बी आ गया था, बट एक बारी आपने और घटा दिया तो आप समझ लेना ये वाला पार्ट आपने इंक्लूड किया ही नहीं है बीच में। अगर ये वाला पार्ट इंक्लूड किया ही नहीं है तो खाली ये आएगा, या तो ए या फिर बी। तो ये चीज हमने करके दिखाई है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डिटेल वही बात है, मैं आपको आगे दिखाता रहूंगा, बट बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, बट नॉट बोथ में एक्स और वाली बात आएगी। ठीक है, अच्छा फिर हम कह सकते थे कि एटलीस्ट वन ऑफ 2 और 5, एटलीस्ट वन ऑफ 2 और 5। ठीक है, तो आप समझ ना, ये बिल्कुल वही बात है भाई, यूनियन वाली बात है ना, ए यूनियन बी वाली बात है। अच्छा, और अगर मैं कहता एग्जैक्टली वन ऑफ 2 और 5, तो आप समझ आना भाई ये एक्स और वाली बात है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जैसे हम कहें कि डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5। ठीक है, तो ये किस्म से समझ पा रहे होगे, a माइनस बी वाली बात आ जाएगी, है ना। तो ये क्या निकलेगा, एन ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, डिटेल में आपको सेट थ्योरी में बताऊंगा, वैसे आपको पता भी होगा, रादर ये यहाँ पे हमने देखनी है सेट थ्योरी में क्या है, मैं तो यही आपको दिखाऊंगा जब हम ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन में जाएंगे, तो यहीं से भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी मतलब प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो नॉट इन बी वाली बात क्या है भाई, कॉमन पार्ट है ना जो बी में प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ यही वाला पार्ट हमें चाहिए। अगर ये वाला पार्ट चाहिए तो ये क्या है भाई, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वही बात आ गई। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5। अच्छा जी, और हम क्या कह सकते थे कि डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 2, तो वही हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए। ये कितना आएगा भाई, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन सेंस से आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, और क्या कह सकते हैं, और जैसे मैं कहूं कि नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5। ठीक है, नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ना तो 2 से डिविजिबल हो ना ही 5 से डिविजिबल हो, दोनों बातें है ना, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आई थिंक आपको पता होगा डी मॉर्गन्स लॉ से, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आता है, यू यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास आंसर रेडी है। तो नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 5 का ये फॉर्मूला होगा। अच्छा जी, और हम क्या कह सकते हैं कि ईदर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5, तो ये आप समझ पा रहे होगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ से आप गेस कर पा रहे होगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आता है। नहीं पता आपको तो लॉजिक, मेरे लॉजिक के प्लेलिस्ट देखो, वहां पे मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे भाई, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल हमने कितने फॉर्मूले देख लिए भाई, देखो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल हमने 6 फॉर्मूले देखे हैं। यही 6 फॉर्मूले मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमें 6 फॉर्मूले को देखने हैं, और बस क्वेश्चन को देखते हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ से बट नॉट बोथ वाली बात आएगी तो एक्स और आएगा, ए और बी वाली बात आएगी तो यूनियन आ जाएगा, नीदर ए नॉर बी वाली बात आ जाएगी तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ईदर नॉट दिस और नॉट दिस तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए तो ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, बी बट नॉट ए, बी माइनस ए, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, कीवर्ड्स के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब खास बात ये देखो, ए एंड बी कैन बी एनीथिंग, ये बात ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है इसमें ना, बहुत वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जहां वैरायटी वहां गेट के क्वेश्चन बड़े आराम से आएंगे। तो ए एंड बी कैन बी एनीथिंग, जैसे ए की वैल्यू मैंने बोला कि डिविजिबल बाय 2, बी की वैल्यू मैंने बोल दी कि डिविजिबल बाय 5। ऐसे में ये भी कह सकता था कि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, समझ रहे हो, ए की वैल्यू क्या हो सकती थी, स्टार्ट विद ए, कुछ लेटर्स हैं जो स्टार्ट विद ए है, बी की वैल्यू क्या हो सकती थी, एंड विद बी,
ठीक है, तो a माइनस बी के लिए मैं ऐसे भी बना सकता था कि स्टार्ट विद a बट नॉट एंड विद b। तो हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड या 4 लेटर वर्ड एग्जिस्ट वी स्टार्ट विद a बट नॉट एंड विद b। तो एक किस्म से ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। डिटेल तो आगे दिखाऊंगा, बट बेसिक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। बट नॉट वाली बात आ रही है तो माइनस वाली बात आई है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस टाइप की मतलब बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। और खास बात देखो, मैं थ्योरेटिकली बोलता हूं इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, और वो सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूलेस की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम बॉयल डाउन टू दीज 6 फॉर्मूलाज ओनली, ठीक है। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। ओके, तो ठीक है, डिटेल हम आराम से जब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाएंगे वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, बट बेसिक आइडिया आपको लग चुका है कि हमें यहाँ पे 6 फॉर्मूलेस को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास बचता है पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ओके, देखो भाई, पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके लिए पहले तो कीवर्ड समझो। कीवर्ड बहुत सिंपल है। कीवर्ड है इसके लिए एट लीस्ट हाउ मेनी। एट लीस्ट, देखो हाउ मेनी वाले क्वेश्चन तो हमने किए हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना एट लीस्ट हाउ मेनी, तो समझ आना ये पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 100 पर्सन्स इन अ पार्टी, एट लीस्ट हाउ मेनी will have birthday on same date। at least how many will have birthday on same date। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मीनिंगफुल है। अगर मैं आपको बोलता how many will have birthday on same date, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा सेम डेट पे किसका बर्थडे होगा। एग्जैक्टली तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता ना, एट लीस्ट का आंसर कर सकता हूं। मैक्सिमम आपको पता है ऑब्वियसली सबका सेम डेट पे हो सकता है। वर्स्ट केस में ऐसा भी आ सकता है, बेस्ट केस बोलूं तो मैं ऐसे भी कह सकता कि सबका सेम डेट पे आ गया। अच्छा, वर्स्ट केस आपको लगेगा कि सबका अलग अलग दिन आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन टोटल डेट मैंने कही है ना, डेट मतलब मान लो कि 1 to 31 मान लो, ठीक है। तो 31 ही डेट्स है ना, तो 31 डेट्स हैं, तो फिर 100 बंदे हैं, तो पक्की बात है किन्हीं 2-3 का तो एक साथ आएगा ही आएगा ना। एग्जैक्टली आंसर मैं बाद में सिखाऊंगा, बट कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा है सबका अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। बेस्ट केस में सबका सेम हो जाएगा, मतलब 100 के 100 का सेम ही डेट पे हो। वर्स्ट केस में आप सोचोगे सबका अलग अलग हो जाए, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि 31 डेट्स हैं, तो 31 डेट्स में से और 100 पर्सन्स हैं, तो सबको मैं एक एक डेट पे असाइन करूं तो 31 लोगों को ही मैं असाइन कर पाऊंगा। फिर आगे जो 32 वाला आदमी आएगा उसका इनमें से किसी ना किसी से मैच जरूर होगा, समझ पा रहे हो। इसलिए फिर मैंने वर्ड यूज किया था एट लीस्ट हाउ मेनी, ठीक, ओके। अच्छा जी, और मैं कह सकता था कि हैव सेम डेट या हैव सेम डे, ठीक है। सेम डे पे अगर मैं बात करूं, ओके, तो सेम मंथ की मैं बात कर सकता हूं, एटलीस्ट हाउ मेनी विल हैव बर्थडे ऑन सेम मंथ एंड सो ऑन। बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, बट मेरे को यहाँ पे आपको बस कीवर्ड बताना था। एटलीस्ट हाउ मेनी वाली बात जब भी आएगी, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। वैसे तो आपको पता होगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास n पिजन होल्स है, ठीक है। n क्या है, पिजन होल्स, जिसमें पिजन बैठ सकते हैं, और m हमारे पास है पिजन्स, ठीक है। m पिजन्स हैं। अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो पक्की बात है किसी ना किसी होल में कम से कम 2 पिजन्स तो जरूर होंगे। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। ऐसे समझ लो चार हमारे पास पिजन होल्स हैं, ठीक है, और 5 पिजन हैं, तो पक्की बात है किसी ना किसी होल में 2 पिजन तो बैठे ही होंगे। बस यही कहता है पिजन होल प्रिंसिपल। इतना सिंपल है, देख रहे हो। और इतनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर। इवन मैं आपको टीओसी में पंपिंग लेमा पढ़ाऊंगा, पंपिंग लेमा इज क्लियर कट एप्लीकेशन ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। तो चीजें मैं आपको बहुत सारी दिखाऊंगा जब इस पे आएंगे पिजन होल प्रिंसिपल पे, तो वहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा के दिखाऊंगा। बहुत सारी एप्लीकेशन, ऐसे मत सोचना बिल्कुल बकवास की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। 4 होल हैं, 5 पिजन है, तो किसी ना किसी में तो 1 पिजन 2 पिजन जरूर बैठे ही बैठे होंगे, है ना। या जनरलाइज बोलूं तो अगर पिजन्स ज्यादा हैं, होल्स कम है, तो किसी ना किसी होल में एक से ज्यादा पिजन जरूर होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट्स इट, मैं इसमें और ज्यादा नहीं बोलता। तो ठीक है, दैट्स इट। हमारे पास ये जो 9 कैटेगरीज थी हमारी, ये खत्म हो गई हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट चीजें आपको काफी सारी समझ में आ गई होंगी। और मान के चलना कि मतलब
80% आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। ज्यादा कंप्लीट तो नहीं मुझे बोलना चाहिए, 80% काम मेरा लगभग हो चुका है, अब सिर्फ 20% बचता है। लेकिन वो 20% है बहुत ज्यादा, अभी बहुत वास्ट है, ऐसे मत सोचना कि खत्म हो गया है, बट 80% काम हमारा हो चुका है। मतलब बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, एग्जैक्टली बता चुका हूं। मैपिंग आपको अब मेरे को करानी है बस। अब मेरा काम रह गया डेकोरेशन का। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि फेस में बना चुका हूं, कोई आदमी का फेस बनाना तो मैं फेस बना चुका हूं, अब बस मेरे को डेकोरेशन करनी है। मतलब आईज बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आईज बनाएंगे, फिर आईब्रोज बनाएंगे, फिर एक नोज और माउथ एंड सॉन। मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है, ड्राइंग पे मत जाना, बट मेन चीज है कि बेसिक बैकग्राउंड मैं अब सारा क्लियर कर चुका हूं। जो नींव रखनी थी ना, वो नींव मैं रख चुका हूं। बस अब मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है, और मैं काफी फास्ट और काफी जल्दी कराऊंगा। अभी है बहुत वास्ट, ऐसे में सोचना खत्म हो गया है, बहुत वास्ट। मेन चीज है कि अब बस मेन बेसिक चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब बचता है तो सिर्फ मेन काम क्वेश्चंस कराना। मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा और आपको सिर्फ मैपिंग करते जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान के चलना आपसे बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं। बस आपको क्या करना है, अब कैटेगरी पहचाननी है, कैटेगरी पहचानने के बाद फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, और आपकी जिम में कोई काम नहीं बचता। तो मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। इनिशियली आपसे बहुत मिस्टेक होंगी, मेरी काइंड सजेशन यही रहेगी आपको कि पहले आप जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज कर लो और आप प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके बाद आप फिर मेरी अप्रोच को भी देखो। आंसर मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप मेरी अप्रोच से समझ सकते हैं कि मैंने उसको कैसे समझाया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, नो डाउट, ऐसे मत सोचना कि सीधे से आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैं आपको बात बताता हूं, 80 to 90% एफिशिएंसी मान के चलना। मतलब 80 to 90% अगर क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं ना, समझ लेना बस ठीक है, आपकी पीएनसी ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 100% की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सारा दिन पीएनसी पढ़ते रह जाएंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है। मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाना, आपको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आ सकते हैं, आपको सिर्फ वही काम करना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस करने आपको तो रोजन की बुक से कर सकते हैं, और मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको दे दूंगा तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा टाइम आप पीएनसी ही पढ़ते रह जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है, डिस्क्रीट में भी अभी बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बाद नेटवर्किंग है, टीओसी है, ओएस है, कंपाइलर है, डीबीएमएस है, बहुत सब्जेक्ट्स हैं भाई। ऐसे आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, 100% की तरफ नहीं जाना, 80 to 90% आपका काम हो जाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, तो मैक्सिमाइजेशन नहीं, वर्ड याद रखना, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है आपको, मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। और बट एक बात मैं आपको और भी बताता हूं, अगर प्रोफेसर चाहे ना तो पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि एक झटके में आपको फंसा सकते हैं पेपर में, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। तो आप क्या, सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना। अगर टाइम इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा टाइम हो पेपर का, आपको घर के लिए दे दें, जैसे आप आगे एमटेक करेंगे आईआईटी बॉम्बे में या किसी अच्छे आईआईटी में, तो वहां पे टीचर प्रोफेसर होते हैं, वो घर के लिए दे देते हैं। हफ्ता हफ्ता आप एक ही एग्जाम को सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। एक हफ्ता, 2 हफ्ता भी दे देते हैं। मतलब घर पे आपको पेपर लेके आना है, ओपन बुक है, गूगल पे सर्च करो, कुछ भी करो, एक हफ्ते में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देना। मतलब असाइनमेंट की तरह से एग्जाम ले लेते हैं काफी टीचर्स। तो ऐसा तो है नहीं, खैर गेट में ऐसा तो है नहीं, है ना। 3 घंटे या लिमिटेड टाइम है, तो हमेशा कंफ्यूजन आएगी ही आएगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो प्लीज उनके पीछे मत भागना, ठीक है। तो याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100 मार्क्स तो किसी के आ ही नहीं सकते ना गेट में, ये तो फिर प्रोफेसर्स की एक किस्म से इंसल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप लोग फंसेंगे, तो ज्यादा उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं आपको एक बात और बताता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अब मेरे को याद आ रही है बात, तो मैं बता रहा हूँ। 2012 में मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में। एक मेरा फ्रेंड था जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसकी रैंक अच्छी आ गई थी, और आईआईटी दिल्ली में उसका मतलब एमटेक एडमिशन के लिए कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल आया था। वो इंटरव्यू देने के लिए गया, उसकी बहुत अच्छी थी पीएनसी, प्रोबेबिलिटी उसको बहुत अच्छे से आती थी। वो हर टाइम काफी उसने प्रैक्टिस कर रखी थी पीएनसी की, प्रोबेबिलिटी की। बट उसने जाते ही पूछा उन्होंने कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसने सीधा जाके बोला पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। बस ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो बिल्कुल फंस गया, एक भी क्वेश्चन का आंसर करके नहीं आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, गांठ बांध लेना ये बात, इंटरव्यू में जाओगे ना, कभी भी आईआईटी के प्रोफेसर के आगे पीएनसी या प्रोबेबिलिटी भूल के भी मत बोल देना, वो आपको बिल्कुल 100% फंसा देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आपने कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर रखी हो।
20-20, 25-25 साल से वो पढ़ा रहे हैं, इतनी उनको नॉलेज है, इतना उनका स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, हमारा उनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ये सब मत बोलना। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रियली में बहुत टफ होते हैं और वो रियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते, उनके पीछे बिल्कुल भी मत भागना, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स इट। और फाइनली मैं बस इतना कहूंगा, मैंने इतनी सारी कैटेगरीज पढ़ाई, आपको इतनी देर लगाई है समझाने में, तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि पीएनसी ना कोई रैंडम थिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। रैंडम काम नहीं है, अभी कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर दो, एक सिस्टम है। सिस्टम है मतलब कैटेगरी पहचानो, कैटेगरी पहचानने के बाद फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कैटेगरी पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी, जैसे अगर थोड़े म्यूजिक की आपको नॉलेज हो तो राग होते हैं ना म्यूजिक में, तो बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे ही म्यूजिक सुनोगे इमीडिएटली बोलोगे तो ये राग था जी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बात आएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन देखते ही आप बताओगे ये कैटेगरी और इसका ये आंसर है। बट वही बात है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कैटेगरी पहचानने में ही मिस्टेक्स होगी, और कोई मिस्टेक होने का कारण नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। पीएनसी में अगर आपकी कोई और मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है भाई। मिस्टेक होगी तो किस में होगी, कैटेगरी पहचानने में होगी और फॉर्मूला लगाने में होगी, बस, और कोई मिस्टेक की चांसेस नहीं है। कॉमन सेंस मैंने आपको बार बार बताया, कॉमन सेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। आई थिंक चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं और ज्यादा बातों को नहीं खींचता, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मेन चीज बस हमें यहाँ पे 9 कैटेगरीज मैंने समझा दी हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, घर की तरह से समझो, मैंने घर की दीवारें बना दी हैं, अब बस अंदर की फिनिशिंग रह गई है, ठीक है। मतलब अलमीराज बनानी है, फर्श बनाना है, एंड सो ऑन। मेन चीज जो मेन काम था वो मैंने आपको बता दिया है, एग्जैक्ट जो लेआउट है वो मैंने सारा बना दिया है, अब बस फिनिशिंग वाला काम रह गया। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, और वीडियो को पॉज कर करके आप लोग अपने आप से कोशिश करना समझने की कौन सी कैटेगरी, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। कैटेगरी समझ में आ गई, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, दैट्स इट, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।